एवरीवन, वेलकम टू राउंड टेबल स्टडी। देखो, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रिफ्रैक्शन, और इसके पहले आपने रिफ्लेक्शन के सारे कॉन्सेप्ट, जो भी उनकी थ्योरीज थी, न्यूमेरिकल्स को किस तरीके से सॉल्व करना है, आई होप आप सभी ने उन सभी वीडियोस को आपने देख लिया होगा और समझ लिया होगा। ठीक है, आज का हमारा जो पोर्शन हम स्टार्ट करेंगे रिफ्रैक्शन के बारे में, बेसिकली कि लाइट का जो रिफ्रैक्शन है वो क्या होता है, एग्जैक्टली कैसे होता है। और देखो, इसकी सबसे बड़ी जो खास बात है रिफ्रैक्शन की, रिफ्रैक्शन वर्ड पे ध्यान देना, वो था रिफ्लेक्शन, ये है रिफ्रैक्शन। इसकी जो सबसे बड़ी खास बात ये है कि ये हमारी और आपकी डेली लाइफ में हमेशा, आप हमेशा इसको डेली लाइफ में फील करते हो। कैसे? देखो, अच्छा, बेसिकली देखो, रिफ्रैक्शन का अगर हम एक मतलब समझे तो बेसिकली रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा फिनोमिना, बेसिकली रिफ्रैक्शन क्या है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है, एक ऐसी फिनोमिना है जिसमें जो लाइट है जब एक मीडियम से दूसरी मीडियम में जाती है तो वो अपने पाथ को चेंज कर लेती है। ठीक है, बहुत डिटेल में इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो अब इस डेफिनेशन को समझने से पहले यहाँ पे हम थोड़ी सी कुछ अपनी जो एक्टिविटी है, जो हमारी डेली लाइफ की जो एक्टिविटी है, हम उसको देखते हैं। जैसे मान लो आपने कहा कि सर मेरे पास एक पेंसिल है, हमने उसको एक ग्लास में जिसमें पानी भरा हुआ है हमने उसमें डाल दिया। तो देखो क्या हुआ, ये आपकी पेंसिल थी। अब आपको लग रहा है कि ये जो पेंसिल है वो एक्चुअली यहाँ पर बेंड हो गई, मतलब टूट गई। तो सर ये पेंसिल जो है वो नहीं टूटी है, वो पेंसिल अभी भी जब उसको जब बाहर निकालोगे पानी के तो वो अभी भी वैसी ही रहेगी, है ना। पेंसिल में कोई डिफेक्ट नहीं आया, पेंसिल जैसी थी पहले वैसे ही अभी भी रहेगी। तो हुआ क्या सर, तो आपकी आईज से जो रेज निकली, ठीक है, आपकी आई से रेज निकली, मान लो आपकी आईज अभी यहाँ तक है, रेज सॉरी आपकी यहाँ तक गई, और जैसे ही जब ये ग्लास के अंदर जब एंटर करी तो आपकी जो रेज है वो हल्की सी मुड़ गई। अरे मेरी बात समझने, हल्की सी क्या हुई, मुड़ गई। तो ये जो फिनोमिना है इसी को हम कह रहे हैं रिफ्लेक्शन। चलो एक और एग्जांपल देखो, समझते हैं। ओके, देखो एक दूसरे एग्जांपल के थ्रू हम इस ये जो फिनोमिना हुआ अभी पेंसिल वाले के साथ, है ना, एक दूसरे एग्जांपल के थ्रू हम इसको समझते हैं कि आखिर ये एग्जैक्टली फिर से कैसे हुआ। देखो, सपोज करो आप किसी एक नदी के किनारे हो, ठीक है, ये आप नदी के किनारे हो और यहाँ पे ये सारी पानी भरी हुई है, ऐसे ये ऐसे पानी भरी हुई है ना, ये सारी की सारी क्या है, पानी है, वाटर है। अच्छा, अब मान लो अब ये सारी की सारी वाटर है, ठीक, समझो, थोड़ा फील करो। अब मान लो आप यहाँ पर खड़े हो, तो आप यहाँ पर खड़े हो, ये बेसिकली जो है ये वाटर का एक सरफेस है, ठीक है, यहाँ इसके बाद नीचे ये सारी की सारी वाटर है ना। अब मान लो कि आपने कहा कि सर आप यहाँ पर खड़े हो, ठीक है, ये आप यहाँ पर कुछ इस तरीके से खड़े हुए हो, आप जो कि इस पानी में देख रहे हो, पता नहीं कहाँ देख रहे हो, लेकिन पानी में सपोज करो कि आप पानी में ही देख रहे हो। तो अब देखो, मान लो कि नदी में एक एक बड़ी सी मछली है, ठीक है, एक बड़ी सी मछली है नदी में। ओके, कुछ इस तरीके से बना लो भाई, मछली नीचे मेरी ड्राइंग नहीं है, ठीक है। तो ये एक मेरे पास मछली है। अब देखो क्या हुआ कि अब ये जो मछली है, तो मछली से क्या हुई, रेज निकली। मछली से क्या हुई, देखो, एक्चुअली में क्या है कि आप मछली को देखना चाहते हो, ठीक है। तो मछली को आप कब देख पाओगे भाई, जब मछली पे लाइट फॉल होगी, वो टकराएगी, स्ट्राइक करेगी और आपके पास वापस जाएगी। सपोज करो कि ये मछली आपने पानी में ऐसे देखा, ठीक है, आपने यूं ऐसे पानी में, मान लो या फिर ऐसे समझो कि ये मछली की रेज ऐसे बाहर निकली, ठीक, ये मछली की रेज ऐसे बाहर निकली, मतलब मछली से जो कोई रेज है वो टकरा करके ऐसे बाहर निकलने वाली है। तो जैसे ही जब ये इस सरफेस पर आएगी, ठीक है, तो अब ये जो रेज जो है ये बेसिकली इसका ऐसे जाना चाहिए था सीधा ना, ठीक है, तो ये चली जाएगी ऐसे। बात समझ रहे हैं यहाँ पे, अभी कंफ्यूज मत हो जाना, ये चली जाएगी ऐसे। तो आपने कहा सर लाइट तो सर स्ट्रेट डायरेक्शन में ट्रैवल करती है, बड़ी ऑब्वियस सी बात है भाई, सही बात है, लाइट जो है वो स्ट्रेट डायरेक्शन में ट्रैवल करती है। तो अब आपकी जो रेज है, देखो अब आपकी ये वाली रेज है जो आपकी आंखों के पास, मतलब ये आपकी आंखों से ऐसे रेज निकली, ठीक है, और जब ये पानी में आई तो एक्चुअली में ये बेंड हो गई। लेकिन भाई हमारी आंखें क्या है, हमारी आंखें हमेशा सीधी चीज़ों को देखना चाहती है। मतलब कि अब ये जो मछली है, बात समझना बच्चे, ये जो मछली है वो आपको अब यहाँ पर ना आकर के, यहाँ पर नज़र ना आकर के वो आपको यहाँ पर नज़र आएगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है सर कि जो हमारी रेज होती है वो हमेशा स्ट्रेट डायरेक्शन में ट्रैवल करती है, ठीक है। देखो, आंखें हमेशा सीधी चीज़ देखती हैं, ठीक है, आंखें जो है ना, वो आंखें जो दिखाना चाहती थी ना, आंखें बेसिकली एक हमेशा सीधी सी चीज़ देखती है। अब जो बाकी जो सोचने का काम है ना बच्चे, अब वो दिमाग करेगा, ठीक है, बाकी जो सोचने का काम है वो दिमाग करेगा। बात आ रही समझ में? बड़ी भोली होती हैं आँखें, ठीक है, मासूम सी होती हैं। क्या बात है, देखो कुछ नहीं, बेसिकली यहाँ पे आप ऐसा समझो कि जो लाइट है, आपकी आंखों से जो लाइट चलेगी वो एक स्ट्रेट डायरेक्शन में चलेगी, तो इसलिए मछली आपको यहाँ पर नज़र ना आकर के यहाँ पर नज़र आएगी, ठीक है। आंखें आपको क्या कर रही, आंखें जो आपकी जो आंखें हैं वो आपको सीधी सीधी एक चीज़ को आपने दिखा दिया। लेकिन अब सोचने का काम क्या है कि अब हमारी ये जो फिश है, क्या वो एक्चुअल में यहाँ पर है? नहीं, वो एक्चुअल में यहाँ पर नहीं है, वो एक्चुअल में यहाँ पर है।
तो फिर भाई ऐसा क्यों हुआ, हमारी रेज के साथ हुआ क्या? तो होता क्या है कि जब भी हमारी रेज किसी एक मीडियम से किसी दूसरी मीडियम में जाती है, यहाँ पे वर्ड समझना, मीडियम की बात करेंगे, तो जब भी हमारी रेज किसी एक मीडियम से किसी दूसरे मीडियम में जाती है तो अपनी उसकी जो पाथ है वो बदल जाती है। मेरी बात समझना, क्या है, पाथ जो है उसकी बदल जाती है। तो ये जो पूरा का पूरा जो प्रोसेस हो रहा है, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप जो अपने कॉपी में जो भी बच्चे जो गॉगल्स लगा करके जो पढ़ाई करते हैं, चश्मे लगा करके पढ़ाई करते हैं, तो उनको वर्ड्स थोड़े से बड़े हुए दिखते हैं, लेकिन क्या एक्चुअल में क्या वो वर्ड्स बड़े हैं क्या? नहीं, वो वैसे ही हैं, लेकिन रिफ्रैक्शन की वजह से वो जो वर्ड्स हैं वो आपको बड़े दिख रहे हैं ना। तो हम ये बेसिक सा जो फिनोमिना है वो अपने हम डेली लाइफ में इन चीज़ों को देख सकते हैं। अब हम बहुत डिटेल में इसको हम स्टडी करने वाले हैं। देखो, अच्छा, तो आपने सर कहा, आपने आपने डेफिनेशन आपने बता दिया रिफ्रैक्शन की। भाई डेफिनेशन क्या होती है कि द फिनोमिना इन विच लाइट चेंजेस इट्स पाथ, हो रहा है ना, लाइट जो है वो अपनी पाथ को चेंजेस कर लिया व्हेन गोइंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, दैट इज कॉल्ड, दैट फिनोमिना इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। हम मीडियम समझ लेते हैं कि एग्जैक्टली मीडियम क्या होता है। जैसे हमने यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया ना, क्या, कि गोइंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। तो अब ये मीडियम क्या है? देखो, मीडियम बेसिकली क्या होता है, अ ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस इन विच लाइट कैन ट्रेवल इज कॉल्ड मीडियम। तो मीडियम को हम बेसिकली केवल मीडियम ना बोल करके हम इसको ऑप्टिकल मीडियम बोलेंगे। कौन सा मीडियम बोलेंगे? ऑप्टिकल। ऑप्टिकल का मीन्स मतलब क्या? लाइट। ठीक है, तो मीडियम क्या है? एक ऐसा ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस है जिसमें हमारी जो लाइट है वो ट्रैवल कर सकती है, एक तरफ से दूसरी तरफ जा सकती है। फॉर एग्जांपल एयर, वाटर, अल्कोहल, ग्लास, डायमंड, है ना, ये सब सारी की सारी जो है वो आपकी क्या है? मीडियम है। एयर एक मीडियम है, वाटर मीडियम है, अल्कोहल, ग्लास। आ रही बात समझ में? यानी कि फॉर एग्जांपल ऐसे समझो, जैसे मान लो आप यहाँ पर नदी के किनारे आप खड़े थे, या आप नदी के किनारे खड़े हो, तो ये जो पूरा का पूरा पोर्शन है ये पूरा एक एयर मीडियम है। ये कौन सा मीडियम है? एयर मीडियम है। अब ये जो यहाँ पे जो वाटर का जो सरफेस था, अब इस सरफेस के नीचे जो मीडियम है वो हमारा एक दूसरा मीडियम है। तो लाइट देखो क्या कर रही है, इस एयर से वाटर में जा रही है। तो मीडियम तो क्या हुआ, लाइट की रेज का मीडियम चेंज हुआ। तो जब लाइट की जब रेज का जब मीडियम चेंज होता है तो उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है। अच्छा, अब आपने कहा सर ये जो मीडियम होता है बेसिकली दो तरीके का होता है। आपको जो इस चैप्टर में जो मीडियम पढ़ने हैं वो दो तरीके के पढ़ने हैं। तो कौन सा? एक हमें पढ़ना है ऑप्टिकली रेयर मीडियम, और एक हमें पढ़ना है ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। हम इसकी अभी डिटेल में एनालिसिस करेंगे। ठीक है ना, डिटेल में एनालिसिस करेंगे। बस एक सिंपल से चीज़ों को समझते चलो, क्योंकि आपको भी रिफ्रैक्शन को समझना है, तो रिफ्रैक्शन को समझने के लिए इन सब चीज़ों का थोड़ा बहुत जाना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, तो अब बेसिकली ऑप्टिकल रेयर मीडियम क्या होता है, थोड़ा सा इसको हम समझते हैं। देखो, बेसिकली हम जब भी रेयर और डेंसर मीडियम की बात करेंगे, रेयर और डेंसर, रेयर का मतलब जानते हो कि जहाँ पर जो मतलब लाइट की जो सब्सटेंसेज होगी, मतलब कि जो कंपोजिशन होगा वो थोड़ा कम होगा एज कंपेरिजन टू डेंसर वाले में। ठीक है ना, मतलब कि फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि एयर और वाटर, ठीक है, आप मान लो कि आप यहाँ एयर में हो और आप एयर से वाटर में जाना चाहते हो। तो अब मेरे को बताओ कि एयर ज़्यादा डेंस होगा या वाटर ज़्यादा डेंस होगा? वाटर, ऑब्वियस सी बात है, वाटर ज़्यादा डेंस होगा। फिर मैंने कहा कि सर आप एयर से ग्लास में जाना चाहते हो, तो एयर ज़्यादा डेंस होगा या वाटर ज़्यादा डेंस, सॉरी, ग्लास ज़्यादा डेंस होगा? तो ग्लास ज़्यादा डेंस होगा। तो अब ग्लास डेंस है, यानी कि एयर क्या है? एयर हमारा रेयर है। अगली बात समझिए, तो रेयर और डेंसर का मतलब समझ में आया। अब देखो होता क्या है, अब होता क्या है, आपने ये रेयर, आपने कहा कि सर हमें रेयर और ये डेंसर वाला हमें जो फिनोमिना है वो समझ में आ गया। तो अब एग्जैक्टली देखो होता क्या है कि जब भी कोई हमारी लाइट जो है वो किसी एक मीडियम से जब किसी दूसरे मीडियम के अंदर में जाती है तो उसकी स्पीड चेंज हो जाती है। अभी ये कैसे होना है, देखो हम इसको भी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इसकी हम बात करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में बात करेंगे, जो कि एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है ना, बहुत इसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। बस एक छोटी सी बात समझ लो, ऐसे क्या, क्या बताया आपने कि जब भी कोई लाइट रेज किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो बेसिकली उसकी स्पीड में भी फास्ट हो जाती है और में भी स्लो हो जाती है। तो फास्ट कब होती है सर? तो अगर वो रेयर से डेंसर में जा रही है, मतलब एयर से मान लो सपोज करो कि अगर वो वाटर में जा रही है, तो उसकी जो उस रे की जो स्पीड है वो स्लो हो जाएगी। ठीक है, दो पहली चीज़। अगर वो डेंसर से रेयर में जा रही है तो उसकी जो स्पीड है वो फास्ट हो जाएगी। आपको दो बातें समझ में आ गई, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा एक फिगर देखते हैं, समझते हैं कि एग्जैक्टली क्या होता है। देखो, आपने कहा कि सर ये मेरे पास कोई एक यहाँ पे मेरे पास कोई एक सरफेस था, और इस सरफेस के नीचे, इस सरफेस की ये पूरा का पूरा जो नीचे है ये ग्लास वाला पोर्शन है, और इस सरफेस के पूरा का पूरा ऊपर वाला जो पोर्शन है वो हमारे एयर का पोर्शन है। ठीक है, यानी कि दो मीडियम है, एक आपका एयर, यानी कि इस लाइन के ऊपर जो भी आपका है वो एयर है, और इस लाइन के नीचे पूरा का पूरा ग्लास है। बात समझना। अब आपने कहा कि सर यहाँ से कोई रे चली, यहाँ से कोई एक रे चली इस तरीके से। ठीक है, तो देखो अब ये जो रे है ए ओ, ओके, ये जो रे है ए ओ, ये इंसिडेंट रे, जैसे आपने रिफ्लेक्शन वाले पोर्शन में देखा था, ये इंसिडेंट रे है। एंड जब ये रे जो ए ओ है जिस मीडियम पर फॉल हुई, ठीक है, उसको हम कहेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या कहेंगे?
इस यानी कि जिस पॉइंट पर फॉल हुई, इस पॉइंट को हम कहेंगे, अभी नाम याद रखे रहना, क्योंकि अभी हम यहाँ से रूल बनाने वाले हैं, लॉज बनाने वाले हैं रिफ्रैक्शन का। तो जिस पॉइंट पर फॉल हुई, इस पॉइंट को हम कहेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब उस पॉइंट से हम क्या करते हैं, हम एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं। अब ये नॉर्मल क्या होती है, तो देखो ये नॉर्मल का मतलब क्या, कि जो हमारी ये जो सरफेस है, इस सरफेस से हमेशा ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, है ना, नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, ये हमारी नॉर्मल है, ठीक है। तो नॉर्मल हमें कहाँ ड्रॉ करना है, तो जिस भी पॉइंट पर हमारी इंसिडेंट रे फॉल हुई है, उस पॉइंट पर हमें एक नॉर्मल हमारी एक इमेजिनरी लाइन है, इमेजिनरी लाइन को हमेशा डैश लाइन के थ्रू शो करते हैं, हमारी एक इमेजिनरी लाइन, ये हमने नॉर्मल ड्रॉ कर ली। अब देखो क्या हुआ कि अब ये जो हमारी रेज थी इस तरीके से यहाँ पे फॉल हुई, जब आफ्टर रिफ्रैक्शन देखो ये कुछ ऐसे बेंड हो गई ना। बेसिकली इसको क्या करना चाहिए था, इसको ऐसे सीधे चले जाना चाहिए था, लेकिन ये सीधे नहीं गई, ये क्या हुई, बेंड हो गई। इवन हमें जो लाइट नजर आएगी, हमें जो रेज नजर आएगी, वो हमें सीधी नजर आएगी, क्योंकि भाई आंखें हैं, आंखें हमेशा सीधी चीज़ें देखती हैं, आप सोचने का काम दिमाग से कर रहे हो। तो ये जो रेज है, ये इस तरीके से ऐसे बेंड हो गई। अब ये जो बेंड जो रे हुई है ना, इसको हम कहेंगे रिफ्रैक्टेड रे, ये रे क्या हो गई, रिफ्रैक्ट हो गई, ठीक है, आ रही बात समझ में। तो अब देखो, अब यहाँ से कुछ पॉइंट आप याद रखो कि ये जो ओ ए ओ है, ये हमारी इंसिडेंट रे है, ओ बी है, ये हमारी रिफ्रैक्टेड रे है। अब ये जो पॉइंट ओ है, इसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और ये जो हमारा जो ओ एन है, ये जो ओ एन आपको दिख रहा है, इसको हम कहते हैं नॉर्मल। तो आपको दो बातें कई सारी बातें यहाँ पे समझ में आई, इंसिडेंट रे क्या है, नॉर्मल रे क्या है, रिफ्रैक्टेड रे क्या है, और आपने अभी देखा कि ये जो इंसिडेंट रे है वो हमारे नॉर्म, देखो यहाँ से एक फिर से एक बात ध्यान रखना कि ये हमारी जो जो इंसिडेंट रे है आफ्टर रिफ्रैक्शन, यानी कि अब ये जो रिफ्रैक्टेड रे थी, ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई, है ना। देखो बेसिकली क्या होता था, ये ऐसे, ये सीधी मान लो ऐसे चली जाती, लेकिन सीधी नहीं गई, तो ये क्या हुई, ये नॉर्मल की तरफ, यानी कि ये जो रेज है ये नॉर्मल की तरफ, है ना, कैसे हुई, टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो गई। अच्छा, अगर हम आपको एक और अगर फिगर दिखाएं, तो आप कहोगे अब सर ये क्या है, अब सर ये कैसे हो गया। अब देखो, अब आपने कहा सर ये वाला फिगर ये ऐसे कैसे हो गया, ये तो सर इधर भाग गई। देखो होता क्या है, मैंने आपको बताया था, अभी हमने यहाँ पर क्या लिया था। अब आप एक बेसिक सा डिफरेंस देखो कि इस फिगर में डिफरेंस क्या है। अभी यहाँ से हमारी जो रे आ रही थी वो एयर से ग्लास में जा रही थी, बात समझना। अब यहाँ पे जो रे है वो ग्लास से एयर में जा रही है। अब बताओ, तो आपने सर एक कंक्लूजन निकाला, क्या निकाला, कि अगर हमारी मीडियम, ठीक है, अगर हमारी जो इंसिडेंट रे है, अगर वो रेयर मीडियम से अगर डेंसर मीडियम की तरफ जाती है, बात समझना ध्यान से, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जाती है, तो वो क्या होती है, वो नॉर्मल की तरफ बेंड होती है ना, बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। अच्छा, अगर हमारी कोई रे अगर डेंसर मीडियम से अगर रेयर मीडियम की तरफ जाती है, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो वो कैसे बेंड होती है, यानी कि वो जो रिफ्रैक्टेड रे है, ये हमारी रिफ्रैक्टेड रे है, तो ये जो रिफ्रैक्टेड रे है वो बेसिकली कैसे बेंड होती है, तो वो नॉर्मल से दूर भाग जाती है। कौन सी केस में, डेंसर से रेयर में जब वो आती है। क्यों, देखो ये डेंसर है, ठीक है, ये डेंसर है। अब जब ये रेयर में आई, तो इसकी स्पीड क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। तो जैसे इसकी स्पीड ज़्यादा हुई, भाई स्पीड ज़्यादा है तो ये भागना चाहेगा, है ना, ठीक है। आपके पास भी अगर स्पीड ज़्यादा, तो अभी क्या होगी, भागना चाहोगे, तो ये क्या होगी, ये नॉर्मल से दूर भाग गई। लेकिन इस केस में देखो क्या है, बस ऐसे याद रख लो, इस केस में क्या है कि ये नॉर्मल से आई, मतलब सॉरी ये रेयर से आई, और रेयर से आकर के ये किसमें चली गई, डेंसर में गई। तो डेंसर में गई, अब डेंसर में क्या होना है, उसका स्पीड कम होना है। तो भाई ऑब्वियस सी बात है, अगर स्पीड अगर कम हो गई, तो वो थोड़ी सी क्या हो जाएगी, सुस्त हो जाएगी, और ये नॉर्मल के पास आ जाएगी। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो कि कब दूर जानी है और कब पास आनी है। तो ये एक बेसिक सा एक जो है वो इंट्रोडक्शन था, ठीक है, कि किस तरीके से आप रिफ्रैक्शन वाले पोर्शन को समझ सकते हो। बहुत आसान है, ठीक है, मज़ा आएगा पढ़ने में। अब बने रहो मेरे साथ, ठीक है ना, और ये सब सारी चीज़ें आप नोट करते चलो। ओके, तो आपने कहा सर इतनी चीज़ें हमें समझ में हैं, जो हैं वो आ गई। अब हम एक दूसरा फिनोमेना देखते हैं, जो एनसीईआरटी जो आपकी जो बुक में है वो कहता है कि रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। देखो, अब आपके पास एक ग्लास स्लैब होगी, ग्लास मतलब कोई एक ग्लास रख दो, एयर से ग्लास में गई, फिर ग्लास से फिर फाइनली फिर से एयर में चलेगी। तो अब आपको अब ये वाला थोड़ा सा फिनोमेना समझना है कि एग्जैक्टली ये कैसे हो रहा है, ठीक है। अच्छा देखो, तो मान लो कि सर मेरे पास एक ग्लास है, क्या है, ये एक ग्लास है ए बी, ये पहले आप एक ग्लास बनाओगे ए बी एंड सी डी, ये आपने एक ग्लास बना लिया, ठीक है। अब क्या है कि अब भाई अभी देखो, अब बात समझना, ये ग्लास है तो ग्लास के ऊपर का जो भी पोर्शन होगा, ये वाला जो भी पोर्शन होगा वो कैसा होगा, वो एयर होगा, होगा ना। और ये पूरा का पूरा ग्लास स्लैब है, मतलब यहाँ पे मीडियम फिर से चेंज हो गया। अब ग्लास फिर से यहाँ पर ग्लास की जो बाउंड्री थी वो यहाँ पर फिर से खत्म हो गई, और यहाँ पे फिर से हमारा क्या आ गया, यहाँ पे हमारा फिर से एयर हो गया। आरी बात में यहाँ पे लिख लो एयर हो गया। अच्छा, अब देखो क्या होना है, तो आपको दो चीज़ें पता है क्या, कि अगर हमारी कोई एयर या लाइट रेज, सॉरी लाइट रेज एयर नहीं, अगर हमारी कोई लाइट रेज रेयर से अगर डेंसर मीडियम में जाती है, तो वो क्या होती है, वो नॉर्मल की तरफ मुड़ जाती है। तो चलो, आपने कहा कि सर मेरी यहाँ से कोई एक लाइट रेज थी ई, यहाँ से स्टार्ट हुई और ये इस तरीके से चलना स्टार्ट हुई, ठीक है, ये आपने एरो का निशान लगा लिया। तो जैसे ही अब ये ग्लास के अंदर एंटर करेगी,
बात समझना। तो हमने यहाँ पे क्या कर लेना, हमें यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेना। ये हमने नॉर्मल ड्रॉ कर लिया क्योंकि हमने बताया था ना कि जहाँ पे भी हमारा इंसिडेंट रे, जहाँ पर भी फॉल होगा वहाँ पर हम एक पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ड्रॉ कर लेंगे। मतलब हम उसको पॉइंट ऑफ इंसिडेंस मानेंगे और उस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से हम एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारी होगी नॉर्मल। नॉर्मल मतलब 90 डिग्री। देखो ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो अब जब रिफ्रैक्शन होगा, जब ये हमारी ये जो हमारी ईओ जो हमारी रेज थी, जब इस ईओ रेज का जब जब रिफ्रैक्शन होगा इस ग्लास के अंदर, तो क्या होगा, हम एयर से कहाँ आ गए, ग्लास के अंदर आ गए। मतलब एयर हमारी रेयर है और ग्लास हमारा डेंसर है। तो क्या होगा, अब हमारी जो रेज है वो नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, है ना, है ना, इट बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। तो देखो ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई। मतलब इसको जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन ये ऐसे ना जा करके जिस तरफ ऐसे बेंड हो गई, है ना। इवन आपको जो ऑब्जेक्ट नज़र आएगी वो इधर कहीं नज़र आएगी। ये हमारी ये फॉल्स इमेज है। एग्जैक्ट जो इमेज होगा ना वो कहीं इधर होगा, ठीक है। अच्छा, अब फिर से मस्त ये जो रेज है वो इस ग्लास स्लैब में यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस इस तरीके से ऐसे इसने ट्रैवल की करी। अब देखो, अब ऐसे समझो, अब ऐसे समझो कि अब ये जो रेज है ओ ओ डैश, ये ओ ओ डैश यहाँ पर आकर के फिर से ग्लास के सरफेस पर फिर से ये फॉल हुई। अब इस रेज का फिर से क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा, है ना। क्यों, क्योंकि यहाँ से देखो मीडियम चेंज हो रहा है। ये यहाँ तक ग्लास वाला पोर्शन था, ठीक है। अब यहाँ से इधर वाला पोर्शन हमारा एयर वाला है, तो फिर से मीडियम चेंज हो रहा है। तो अगर जब भी रेज अगर मीडियम चेंज करती है तो फिर से वो बेंड होती है या तो नॉर्मल की तरफ या तो नॉर्मल से दूर। तो आप कैसे ध्यान रखोगे, कब, देखो ये है बेसिकली ग्लास। अब ग्लास से हमारी रेज किस में जा रही है, एयर में जा रही है। तो ग्लास हमारा डेंसर है और एयर हमारा रेयर है ना। अब तो जब डेंसर से जब रेयर की तरफ जाती है तो उसकी स्पीड हो जाएगी ज़्यादा। आपको पता है ज़्यादा होगी तो वो ज़्यादा होगी तो वो दूर उससे भागेगी, यानी कि उस नॉर्मल से दूर भागेगी। तो देखो बेसिकली इसको जाना चाहिए था कुछ इस तरीके से जाना चाहिए था, लेकिन ये ऐसा ना जा करके ये थोड़ी सी ऐसे बेंड हो गई, इस तरीके से नॉर्मल से अवे हो गई, अवे फ्रॉम द नॉर्मल चली गई। तो अब हमारा जो हमारा जो इंसिडेंट रे है वो है हमारा ओ डैश एच। क्या है, ओ डैश एच। इतनी बातें समझ में आ गई। अच्छा, तो अगर देखो बातें अगर समझ में आ गई तो अब यहाँ से एक थोड़ा सा कंक्लूजन निकालो। क्या बात समझना, क्या कि अगर हमारी कोई रेज रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में अगर जाती है तो देखो यहाँ पे एक एंगल बनेगा। इस एंगल को हम कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस और इस एंगल को हम कहेंगे रिफ्रैक्टेड एंगल। वहाँ पे रिफ्लेक्टेड था, यहाँ पर रिफ्रैक्टेड है, ठीक है। वर्ड्स पे ध्यान देना, वर्ड्स मीनिंग पर। अच्छा, तो ये आपका इंसिडेंस एंगल है और ये आपका रिफ्रैक्टेड एंगल है। अब ये जो देखो, जब आपकी जब रे जो है वो रेयर से अगर डेंसर मीडियम में जा रही है तो देखो रिफ्रैक्टेड एंगल सॉरी जो इंसिडेंस एंगल है वो देखो कुछ इतना बड़ा है, लेकिन जो रिफ्रैक्टेड एंगल है वो छोटा हो गया। तो मतलब क्या है कि अगर कोई रेज, ठीक है, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो रेयर मीडियम वाले की जो एंगल होगी वो ज़्यादा बड़ी बड़ी होगी डेंसर मीडियम वाले से। ऑब्वियस सी बात है क्योंकि ये नॉर्मल की तरफ आ जा रहा था ना, तो एंगल और छोटा बन गया। सिमिलरली अगर कोई रेज डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है तो देखो अब अभी एंगल इतना बड़ा था, अब एंगल इतना बड़ा हो गया। आ रही बात समझ में। तो यहीं पे ये सारी दो चीज़ें यहाँ पे आपको बताई गई हैं। क्या कि व्हेन लाइट ग्रोज फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, रेज लॉस्ट इट स्पीड, इसकी स्पीड जो होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और अगर स्पीड कम हो गई तो वो क्या हो जाएगी, बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल। ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी, ये बस आप अपनी कॉपी में कहीं पर लिख लो, ठीक है। न्यूमेरिकल्स में बहुत ज़्यादा ये काम आएंगे। अच्छा, अब इस केस में आपने देखा कि एंगल ऑफ जो इंसिडेंस है इस केस में जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो रिफ्रैक्टेड एंगल से क्या है, ज़्यादा बड़ा होगा। आपने देखा, आप अपनी फिगर में देखो। दूसरी बात कि व्हेन लाइट गोइंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, अगर वो डेंसर से रेयर मतलब ग्लास से वो बाहर निकलना चाहती है तो डेंसर से रेयर में जा रही है, तो डेंसर से रेयर में जाएगी मतलब अब उसकी स्पीड बढ़ जाएगी और ज़्यादा बढ़ गई। भाई अब अभी बालू में दौड़ रहे थे, बालू से चलते 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 आप किसी अच्छी सूखी जगह पर चले गए, तो अब आपकी स्पीड और बढ़ेगी ना। जब बढ़ेगी तो क्या होगा, आप अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से आप दूर भागोगे। देखो यहाँ पे एक बात और ध्यान रखना कि यहाँ पे हम जो हम डेंसिटी की बात कर रहे हैं, जो हम जो डेंसर मीडियम की बात कर रहे हैं, तो इसका इस डेंसर मीडियम का वो मास डेंसिटी वाले से कोई लेना देना नहीं है ना। मास डेंसिटी अलग चीज़ है, ऑप्टिकल डेंसिटी अलग चीज़ है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, वहाँ पे ये अलग है। तो ये इतनी बातें आपको समझ में आ गई, ठीक है। अच्छा, अब आप मेरे को ये बताओ, कि क्या कोई ऐसी भी कंडीशन होगी, बात सुना ध्यान से, क्या कोई ऐसी भी कंडीशन होगी जिसमें हमारी जो रे है वो रिफ्रैक्टेड ना हो। रिफ्रैक्टेड ना हो का मतलब कि मस्त ऐसे सीधी आई और ऐसे सीधी चली गई, ठीक है। अरे बात समझ में, क्या कोई ऐसी भी कंडीशन है क्या, गेस करो। तो देखो ऐसी बेसिकली आपको दो कंडीशन दिखेगी। जैसे आपके पास कुछ ऐसे भी तो ग्लासेस होते हैं ना, जो आप ग्लास जो पहनते हो, जो आप गॉगल्स जो लगाते हो, आपके पास कुछ ऐसे भी ग्लासेस होती हैं कि जो आपके वर्ड्स ना तो बड़े दिखते हैं ना ही छोटे दिखते हैं, मस्त नॉर्मल सा। आप उस चाहे चश्मे को लगाओ चाहे ना लगाओ, वर्ड्स आपको एक जैसा दिखना। हाँ, तो हमें समझ में आ रहा है कि हाँ सर कोई एक ऐसी भी हमारे पास एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है जिसके थ्रू हमारी जो लाइट है वो रिफ्रैक्ट नहीं होती है,
ठीक है, वो रिफ्रैक्ट नहीं होती है। ओके, तो देखो अब ऐसी बेसिकली हम ऐसी जो कंडीशन हम वो ऐसी कंडीशन हम दो तरीके से बना सकते हैं। क्या, किस तरीके से बना सकते हैं? दो कंडीशन से। एक मिनट, ऐसी कंडीशन जो है वो बेसिकली दो तरीके से बना सकते हैं। कैसे? देखो, तो हमने कहा सर एक आप हेडिंग डाल लो, कंडीशन फॉर नो रिफ्रैक्शन। अब नो रिफ्रैक्शन का कंडीशन क्या मतलब? रिफ्रैक्शन नहीं होगी। रिफ्रैक्शन नहीं का मतलब क्या है कि ये लाइट ऐसे सीधे आई और ऐसे सीधे चली गई, है ना, ये लाइट ऐसे सीधे आई ऐसे सीधे चली गई, कोई रिफ्रैक्शन नहीं हुआ। तो ऐसी कौन कौन सी दो कंडीशन है? तो पहली कंडीशन देखो, पहली कंडीशन क्या है कि व्हेन लाइट इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ बाउंड्री। नॉर्मली ऑन अ बाउंड्री का मतलब क्या है, इसको समझते हैं बच्चे। देखो यहाँ पे ऐसे मान लो आपने कहा कि मेरे पास ये एक इसके नीचे का पोर्शन जो है वो ग्लास वाला पोर्शन था, और मान लो रे मेरी ऐसे आई अभी ना, और यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ये एक नॉर्मल ड्रॉ हमने कर दिया। तो अभी क्या होती थी, जो लाइट थी वो ऐसे इस तरीके से बेंड हो जाती थी। तो अब हम क्या करें कि अब हमारी ये जो इंसिडेंट रे है, इस इंसिडेंट रे को हम नॉर्मली ड्रॉ कर रहे हैं, मतलब कुछ ऐसे इस तरीके से ही ड्रॉ कर रहे हैं। आगे बात समझ में? तो जब आप किसी भी मीडियम में, जब मतलब आपकी जो रे है अगर वो नॉर्मली अगर ड्रॉ आप कर रहे हो तो उसका उसमें कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं होगा, और वो ऐसे सीधी की सीधी ऐसे चली जाएगी, नो रिफ्रैक्शन। आ रही बात समझ में? नो रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो नो रिफ्रैक्शन के केस में आप क्या कह सकते हो कि जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्या है, जीरो। जो हमारा एंगल ऑफ जो रिफ्रैक्टेड एंगल है वो भी क्या है, जीरो है ना। तो आप अगर किसी भी रे में, आप अगर किसी भी मीडियम, अगर आपकी जो रे है एक मीडियम से अगर दूसरे मीडियम में कैसे जा रही है, अगर इन मतलब नॉर्मली जा रही है ना, इस तरीके से आप फॉल करा रहे हो नॉर्मली, है ना, इस सरफेस के नॉर्मली अगर फॉल करा रहे हो तो उस कंडीशन में कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं होगा। पहली कंडीशन ये थी, है ना, इसको नोट डाउन कर लो। दूसरी कंडीशन देखो क्या है कि व्हेन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू मीडियाई आर इक्वल। अभी हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करने वाले हैं। बेसिकली हम ये जो कहते हैं ना कि हमारा वाटर ज़्यादा डेंस है, एयर ज़्यादा रेयर है, तो ये बेसिकली हम बोलते हैं इन द बेसिस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बेसिस पर बोलते हैं। वो तो एक अलग नॉलेज है, वो हमने सोच लिया कि हाँ वाटर ज़्यादा डेंसर है, एयर ज़्यादा रेयर है, वो हमने एक खुद का दिमाग लगा के सोचा, क्योंकि ये सारी चीज़ें हम डेली लाइफ में देखते हैं। लेकिन ये बेसिकली इन सभी की एक वैल्यू होती है कि वाटर कितना ज़्यादा डेंसर है, एयर कितना ज़्यादा डेंसर है, एयर कितना ज़्यादा रेयर है ना। तो ये बेसिक ये जो वैल्यू है ये सारी की सारी किसके अंडर में आती है, ये आती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अंडर में आती है। ओके, तो दूसरी कंडीशन देखो क्या है, दूसरी कंडीशन ये कहता है कि व्हेन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू मीडिया आर इक्वल। अगर दोनों का अगर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो अगर इक्वल हो जाए, मतलब कि अब ये जो मीडियम वन है, मीडियम वन का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, मतलब मान लो कि यहाँ भी एयर है, और मीडियम टू का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो भी मान लो मीडियम टू कुछ और था, लेकिन उनका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था वो आपस में इक्वल थे। तो अगर आपस में इक्वल होंगे तो आप चाहे जिस भी एंगल से फॉल कराओ, चाहे जिस भी एंगल से फॉल कराओ, ठीक है, वो कभी भी रिफ्रैक्ट, वो जो हमारी जो रेज है यहाँ की बात की, जो रिफ्रैक्टेड रे है वो कभी भी रिफ्रैक्ट नहीं होगी, मतलब कोई रिफ्रैक्शन अकर नहीं होगा। ठीक है, इतनी बातें आ रही समझ में? नो रिफ्रैक्शन अकर। तो ये दो केसेस हैं, याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट केसेस हैं, कभी कभी ये आपके एग्जाम में पूछता है। अच्छा, तो हमें ये बातें सर समझ में आ गई कि जो रिफ्रैक्शन का जो फिनोमेना, अब बेसिकली हम रिफ्रैक्शन का फिनोमेना ही पढ़ने वाले हैं, है ना, हमें नो रिफ्रैक्शन का फिनोमेना नहीं पढ़ना है। वो बस एक केस था कि ऐसी भाई कौन सी ऐसी केसेस हैं जिसमें कोई भी रिफ्रैक्शन अकर नहीं होगा, तो ऐसी दो केसेस हैं। चलो ये आपको समझ में आ गया। अब बेसिकली हम ये देखने वाले हैं कि जो रिफ्रैक्शन का ये जो फिनोमेना है, ठीक है, तो बेसिकली अब अगर आपसे अगर ये कोई अगर पूछता है भाई कि व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन का मेन कॉज क्या है आप बताओ, तो आप क्या बताओगे? चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट, है ना, स्पीड की लाइट में क्या होना, चेंज होना है, ठीक है ना। तो स्पीड की लाइट की स्पीड में चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से हमारे ये रिफ्रैक्शन हो रहा है। अगर लाइट की स्पीड में अगर कोई चेंजेस ना हो तो ये रिफ्रैक्शन भी नहीं होगा। आगे बातें समझ में? तो ये फिलहाल हम रिफ्रैक्शन के बारे में हमने इतनी सारी चीज़ें समझ ली हैं बहुत अच्छे से, आई होप आपको समझ में आया होगा। एक चीज़ और हम देख लेते हैं यहाँ पर जल्दी से, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अब आपको लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन देखो समझ में आ रहा होगा क्या है, बेसिकली क्या होता है। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बेसिकली दो चीज, बेसिकली इसमें दो लॉज होते हैं। क्या पहली लॉज देखो, पहली लॉ क्या होती है, जैसे आपने कहा था ना कि सर ये मेरे पास कोई एक है इस तरीके से, यहाँ से एक ये रेज आई और आफ्टर रिफ्लेक्शन ये ऐसे मुड़ गई। तो देखो क्या होता है, द इंसिडेंट रे, ये आपकी क्या है, इंसिडेंट रे है, ठीक है, द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, ये जो आपकी ये रिफ्रैक्टेड रे है, एंड नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ टू मीडिया एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाइन द सेम प्लेन। यानी कि ये जो देखो रिफ्रैक्टेड ये जो इंसिडेंट रे है, ये जो रिफ्रैक्टेड रे है, और ये जो हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, मैंने आपको बताया था, ये सब बातें याद रखो। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये तीनों की जो तीनों चीज़ें हैं ये एक ही प्लेन में लाई करती हैं, है ना, ये तीनों की तीनों एक ही प्लेन, देखो ये प्लेन है, ये एक ही प्लेन में लाई करती हैं। दूसरी चीज़, अब ये दूसरा रूल क्या है, दूसरा रूल ये है बेसिकली द रेशियो ऑफ साइन। अब देखो ये ध्यान रखना, साइन ऑफ एंगल, तो साइन मतलब दैट इज साइन, आप जो क्लास 9 में पढ़े हो, बेसिकली आप लोग क्लास 9 में पढ़े हो ना साइन कॉस के बारे में, थोड़ा बहुत तो पढ़े होगे।
फिजिक्स वाले न्यूमेरिकल्स में, या फिर छोड़ो नहीं पढ़े हो तो आप यहाँ पे आप ध्यान रखो, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल। साइन ऑफ एंगल, साइन मतलब जैसे कि हमने कहा कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, जैसे देखो बात समझो मेरी, आपने कहा कि सर यहाँ पे हमारा ये इंसिडेंस एंगल है दैट इज़ आई है, और यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा है रिफ्लेक्टेड एंगल दैट इज़ आर है। तो आपने कहा सेकेंड लॉ आपने क्या कहा कि द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल दैट इज रेशियो, रेशियो का मतलब क्या होता है, हमेशा फ्रैक्शन में वैल्यू ली जाती है। तो किसका, साइन ऑफ एंगल इंसिडेंस, यानी कि साइन के साथ कौन सा एंगल लेना है, इंसिडेंस, यानी कि साइन आई, यहाँ पे देखो साइन आई, टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, सॉरी साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये आपका रिफ्रैक्शन, तो साइन के साथ फिर कौन सा एंगल लेना है, आर। तो इन दोनों का जो रेशियो होता है वो होता है हमारा एक कांस्टेंट वैल्यू। दो रूल आपको, दो लॉ समझ में आए क्या, कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम मीडिया, है ना, ऑल लाई इन द सेम प्लेन। और दूसरी जो लॉ है वो क्या है कि जो रेशियो होता है, किसका रेशियो, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज कांस्टेंट। और देखो इसी कांस्टेंट वैल्यू को हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में बात करने वाले हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, बहुत मजा आपको आने वाला है। ओके, फिलहाल के लिए इतना रखते हैं, तब तक आप इतनी सारी चीज़ें नोट डाउन कर लो और इनको फिर से अच्छे से रिवाइज कर लो, और अगर कोई प्रॉब्लम समझ में आ रही है तो आप कमेंट करके बता दो कि हाँ सर आप ये चीज़ समझा नहीं पाए हो। ओके, फिलहाल के लिए इतना ही रखें, चलो पढ़ाई करते रहो और ख्याल रखो अपना।